दोस्तों, आर के एम राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आर के आपको पार्ट 7 करवा रहा हूं। आज हमारा पार्ट 7 है। आज हमने राजस्थान का विस्तार और स्थिति के हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम आज राजस्थान का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख घासें। राजस्थान की प्रमुख घासें। राजस्थान में दो प्रकार की घासें पाई जाती हैं दोस्तों। एक तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सुगंधित घास होती हैं, पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सुगंधित घास होती हैं, और एक जो घास होती है वह मरुस्थल में पाई जाती है, जिसे मरुस्थलीय घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मरुस्थलीय घास। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मरुस्थलीय घास। एक होती है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जो सुगंधित घासें होती हैं। चलिए दोस्तों, हम इसका अध्ययन करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी घास पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी सुगंधित घासें पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, जो हम देख लेते हैं सुगंधित घास कौन कौन सी पाई जाती है। सुगंधित घास में जो पहली घास होती है, सबसे पहले जो घास है वह है खस। खस एक घास होती है जो कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। जो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर आता है, कौन सा? भरतपुर। जो भरतपुर है उसमें खस नाम की एक घास पाई जाती है, जिसको खस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया था, जो पटवारी है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। दूसरी जो घास है वह है पामरोज घास। कौन सी घास? पामरोज घास। एक खस है जो भरतपुर में पाई जाती है, और जो पामरोज घास है ये भी सुगंधित घास है, और ये भी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक खस घास पाई जाती है भरतपुर में, एक पामरोज जो घास होती है वह सुगंधित घास है, वह पाई जाती है कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान भरतपुर में। पूर्वी राजस्थान भरतपुर में। चलिए दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी मरुस्थलीय घास पाई जाती हैं। ये दो घास है जो सुगंधित घास पाई जाती है, राजस्थान की घासें हैं। एक तो खस है भरतपुर की, एक पोमरोज है भरतपुर की। चलिए दोस्तों, ये जो मरुस्थलीय घास है, मरुस्थलीय घास में एक तो होती है आपकी मरुस्थलीय घास में हम देख रहे थे, मरुस्थल में घास में एक तो होती है हमारी मोचिया घास। मोचिया घास, इसको क्या बोलते हैं? इसको साइप्रस घास भी बोलते हैं। साइप्रस रोडरेड्स, साइपर रोडरेड्स, जो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ताल छापर में। ताल छापर चूरू में। ताल छापर चूरू में पाई जाती हैं। दूसरी जो घास होती है दोस्तों, दूसरी घास पाई जाती है जो मरुस्थलीय घास होती है, सेवण घास होती है। और सेवण जो कहाँ पाई जाती है? जो पश्चिमी राजस्थान, उसकी जो लाठी सीरीज है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में उसमें हमारी सेवण घास होती है, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी तथा सबसे ज़्यादा पौष्टिक घास मानी जाती है, राजस्थान की सेवण घास। और जो तीसरी घास है वह होती है बुर घास। जो बुर घास है वह बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। और जो चौथी घास पाई जाती है सुगनी घास पाई जाती है कहाँ पर? ये भी जैसलमेर में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसलमेर में पाई जाती हैं। पांचवी जो घास मानते हैं हम धामण, जिसको धामणी घास बोलते हैं हम। धामण घास है। धामण घास, इसके अलावा करड़ घास है, ये भी पाई जाती है कुछ। इसके साथ में अंजन घास है, वह भी पाई जाती है। इसके साथ मोथिया कौन बोला है? मोथिया, वह पाई जाए। एक पाई जाती है भूरट घास। ये राजस्थान की प्रमुख घास है। माचिया, साइपर्स, रेडॉक्स ताल छापर में पाई जाती है। सेवण है वो लाठी सीरीज जैसलमेर में पाई जाती है। बुर घास है बीकानेर में पाई जाती है। वो बीकानेर में पाई जाती है। और जो सुगनी घास है, कौन सी घास? सुगनी जैसलमेर में पाई जाती है। और ये दामन, करड़, अंजन, मोतिया और भूरट है, ये कुछ घासें हैं जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, हमारी घासों के बारे में बात हो गई। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख घास, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख घास
राजस्थान की प्रमुख घास, राजस्थान की प्रमुख घास है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मरुस्थलीय घास होती है और पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सुगंधित घास होती है। राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है तो माचिया पाई जाती है, एक साइरस रेडोक्स है जो तालसा पर चूरू में पाई जाती है, और जो सेवन घास है, सेवन जो लाठी श्री जैसलमेर में पाई जाती है, जो जैसलमेर की जो लाठी श्री है उसमें सेवन घास पाई जाती है। और जो बुर है, कौन सी बुर बीकानेर में पाई जाती है, और सुगनी जैसलमेर में पाई जाती है। दामन, करड़ और अंजन मोतिया और भूरट, ये भी कुछ घासें हैं जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है। पूर्वी घास में दो ही घास पाई जाती है, तो खस है वो भी भरतपुर में पाई जाती है, एक पाई जाती है पेमरोज भी भरतपुर में पाई जाती है, और दोनों ही सुगंधित घास होती हैं। दोनों कैसी घास होती हैं? सुगंधित घास होती हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे अध्ययन करते हैं कि राजस्थान की वनस्पतियाँ, राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार पाई जाती हैं, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह किसके खतन के रूप में या सुमेलित करो के रूप में पूछे जाएंगे कि खस कहाँ पर पाई जाती है। आपको दे देगा कि खस जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। तो भरतपुर में खस है वह पाई जाती है। जो पेमरोज है वो भी भरतपुर में पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, हमने पहला टॉपिक कर लिया कि राजस्थान की प्रमुख घास। इस घास में से यही क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और कोई घास नॉर्मल से जो घास होती हैं, जब मोक्ते वगैरह हो गया, मोक्ते तो हमने पढ़ा भी थी शायद, मोक्ता वगैरह जो भी है, गोभी घास है, ये सब घासें नहीं पूछी जाती। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपयोगी घासें होती हैं वो उन्हीं को पूछते हैं, और जो मैंने बता दिया दोस्तों। इससे घास से कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके अलावा। अब राजस्थान की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां या प्राकृतिक वनस्पतियां, राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है जो राजस्थान की जनजाति के लिए आवश्यक होती हैं, और जो राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। राजस्थान में पाई जाने वाली उपयोगी जो प्राकृतिक वनस्पतियां उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो प्राकृतिक वनस्पतियां, इसको पढ़ने के लिए हमारी कौन सी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति के कौन सा वैज्ञानिक नाम है और इसका क्या उपयोग होता है, बस हम यही देखेंगे और यही पूछा जाता है। तो दोस्तों, पहली हमारी होगी खेर एक वनस्पति होती है जिसका वैज्ञानिक नाम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है वह है अकेशिया केपू। क्या? अकेशिया केपू, या इसे बोलते हैं अकेशिया कटेचू, या तो इसको केपू बोलते हैं, अकेशिया केपू बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अकेशिया कटेचू। किसको? खेर को। खेर का वैज्ञानिक नाम होता है अकेशिया केपू या अकेशिया कटेचू इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग कैसे होता है? देखिए दोस्तों, खेर का जो उपयोग है, खेर की छाल से जो खतोड़ी जनजाति होती है ना, खेर की छाल से खतोड़ी जनजाति के लोग हैं जो हुंडी पद्धति के द्वारा, कौन सी हुंडी? खेर से जो हुंडी पद्धति के द्वारा, यही पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा, कौन सी पद्धति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो खेर का जो उपयोग किया जाता है वो खेर की छाल, खतोड़ी जाती, जो खेर की छाल होती है दोस्तों, खेर की छाल से खतोड़ी जनजाति, खेर की छाल से खतोड़ी जनजाति है, वह कौन सी पद्धति से? हुंडी पद्धति से पंडित पद्धति से या द्वारा क्या करती है? खत्ता बनाती है। दोस्तों, खत्ता जो भी बनता है वह हुंडी, यानी जो हुंडी होती है, हम जो खत्ता होता है ना, खत्ता घड़े, जो हुंडी यानी होता है मतलब कि घड़ा टाइप में होती है। ठीक है। हुंडी पद्धति से जो खतोड़ी जनजाति होती है वो खेर की छाल से क्या बनाती है? खत्ता बनाती है। खत्ता, ये जो जितने भी पान की दुकानें होती हैं उस पर खत्ता होता है, और उसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, और वही उसी को हम हुंडी बोलते हैं। और हुंडी पद्धति के द्वारा खतोड़ी जनजाति के जो लोग हैं वह खेर की छाल से खत्ता तैयार करती है, और जो खत्ता तैयार के लिए जो फेमस जनजाति है वह खतोड़ी जनजाति है दोस्तों। ठीक है। हम दूसरे की बात करते हैं। खेर का वैज्ञानिक नाम हो गया अकेशिया केपू और अकेशिया कटेचू, या अकेशिया केपू है या अकेशिया कटेचू है। और खेर की छाल से खतोड़ी जनजाति है वो
हुंडी पद्धति के द्वारा कथा तैयार करती है या कथा को बनाती है। चलो दोस्तों हम दूसरी की बात करते हैं कि दूसरी कौन सी हमारी वनस्पति है। दूसरी है पलाश। एक पलाश नाम की वनस्पति पाई जाती है राजस्थान में, जिसको हम बोलते हैं ढाक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ढाक। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है ब्यूटिया, क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बूटिया मोनोस्पर्मा इसका जो पलाश होती है, या इसको ढक बोलते हैं, पलाश या ढक, जिसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बूटिया मोनोस्पर्मा होती है। और ये जो पाई जाती है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है राजसमंद में। कहाँ पर, राजसमंद में सर्वाधिक ये जो पलाश जो वनस्पति है ये पाई जाती है। दोस्तों इसकी एक क्या होती है, इसकी एक विशेषता होती है, जो पलाश या ढाक होती है ना, उसमें दोस्तों आग बहुत जल्दी लगती है। इसे क्या बोलते हैं, जंगल की आग भी बोलते हैं। इस घास को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंगल की आग। जंगल की आग क्यों बोलते हैं जंगल की आग दोस्तों? इस जो पलाश या जो ढाक जो वनस्पति होती है उसके फूल आते हैं, और वह फूल कैसे, जैसे आग की चिनकारियाँ होती है ना, उसके समान उसके जो फूल के जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं वो उड़ती रहती है, तो इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जंगल की आग या फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं या जंगल की आग भी कहते हैं। दोस्तों इसकी यही एक है, और ये हमारे लिए वेरी मोस्ट है कि जंगल की आग कौन सी घास को खा जाता है, पलस या ढक जो घास होती है जिसको ब्यूटी मोनोस्पर्मा कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटी मोनोस्पर्मा, और उसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। उसे क्या बोलते हैं, जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम तीसरी के बारे में बात करते हैं। तीसरी कौन सी वनस्पति है जो हमारे लिए उपयोगी है, वो तीसरी होगी हमारी तेंदू। कौन सी तेंदू जो वनस्पति है उसका वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम होता है डिशोपाइस मेलेनोजाइलोन। क्या होता है, डिशोपाइस मेलेनोजाइलोन। क्या हमारी वनस्पति कौन सी है, तीसरी वनस्पति है जिसको हम तेंदू के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों जो इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसकी हम विशेषता की बात करें, इसकी बहुत सारी विशेषता होती है। इससे क्वेश्चन भी आता है हर बार, इसमें जो भी राजस्थान में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इसके बारे में, इस तेंदू से क्वेश्चन जरूर आता है। तेंदू की जो पत्तियां होती हैं ना, ये तो तेंदू एक जो छोटी सी वनस्पति होती है, उसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्ती, उसका स्थानीय नाम होता है, किसका, पत्ती का स्थानीय नाम होता है, स्थानीय नाम बोलते हैं इसको टिमरू। क्या बोलते हैं, टिमरू बोला जाता है। स्थानीय नाम बोलते हैं पत्तियों का, जो स्थानीय नाम होता है तेंदू की, उसको टिमरू बोलते हैं। और तेंदू की जो पत्ती का उपयोग किया जाता है ना, तेंदू पत्ती का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको पता है? जखा बूट लिया रोजीना उठ सुबह बीड़ी पियो है ना, वैसे तेंदू की बनेड़ी है, ठीक है। तो तेंदू की जो पत्ती होती है, तेंदू के पत्ते होते हैं, तेंदू के पत्तों का प्रयोग है वो बीड़ी उद्योग में, कौन से, बीड़ी उद्योग में किया जाता है। बीड़ी उद्योग में तेंदू की पत्तियां होती है उसका उपयोग किया जाता है। और जो तेंदू वृक्ष है वो सर्वाधिक है। अब इसकी एक विशेषता और कि तेंदू का वृक्ष है वो सर्वाधिक कहाँ का है, तेंदू सर्वाधिक है उदयपुर, जैसे उदयपुर के खेतोड़गढ़ में, कोटा में, यहाँ पर तेंदू सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक है
सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और कोटा। उदयपुर और कोटा में सबसे ज़्यादा तेंदुए के वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। दोस्तों बीड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीड़ी उद्योग की बात करें तो बीड़ी उद्योग, जो बीड़ी उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीड़ी उद्योग है कहाँ? अजमेर में। अजमेर में सबसे ज़्यादा है। अजमेर में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में भी बीड़ी उद्योग है। भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, अजमेर के ब्यावर में है। यहाँ पर प्रसिद्ध है वो बीड़ी उद्योग है, राजस्थान की प्रसिद्ध बीड़ी उद्योग है। बीड़ी उद्योग पाए जाते हैं। और तेंदुए के वृक्ष का जो राष्ट्रीय, इसका देखो दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। तेंदुए के जो वृक्ष है, जो ये लो दिखाई दे रहा है। चलो, तेंदुए के वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था 1974 में। 1974 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके? तेंदुए के वृक्ष का। तेंदुए के वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1974 में किया गया था। तेंदुए का जो वृक्ष था उसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1974 में किया गया था। 1974 में तेंदुए के वृक्ष का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम चौथी हमारी वनस्पति है उसके बारे में बात करते हैं, जो चौथी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और वह है कौन सा? महुआ। कौन सा? महुआ। अब महुआ का वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मधुका लोगोफोलिया। मधुका लोगोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, या इसको लोगीफोलिया या लोगोफोलिया की बात है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है वो राजस्थान में जो आदिवासी जनजाति होती है ना, वो महुआ के पुष्पों का प्रयोग करती है। किसमें? देसी शराब बनाने में। जो आपा तो क्या है, देसी शराब बनावा तो छाल से, गुड़ से ऐसे बनाते हैं। और जो राजस्थान की जो आदिवासी जनजाति है, जो वह देसी शराब बनाती है, वह क्या बनाती है? महुआ के जो पुष्प होते हैं उससे देसी शराब बनती है, ठीक है। तो राजस्थान के जो आदिवासी हैं, देखो राजस्थान के आदिवासी जनजाति महुआ के पुष्पों से राजस्थान की जो आदिवासी जनजाति है वो महुआ के जो पुष्प होते हैं उससे, महुआ के पुष्पों से क्या करती है? महुआ के पुष्पों से देसी शराब बनाती है। देसी शराब है वह बनाती है, ठीक है। जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या? मोकड़ी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए वेरी मोस्ट है कि राजस्थान की आदिवासी जनजाति महुआ के पुष्पों से देसी शराब बनाती है, जिसको स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। जिसको स्थानीय भाषा में मोकड़ी कहते हैं। आदिवासी जनजाति है वो महुआ के जो पुष्प होते हैं ना, उसका जो प्रयोग है वो टोटन प्रथा में भी करते हैं। टोटन प्रथा होती है आदिवासी जनजाति की, मतलब कि टोट क्यों करा आप, जब टोट क्यों भी नहीं बोले टोटन, तो टोटन है वो टोटक्या के लिए बोलते हैं। आप तो क्या है रायलून करा वह पुष्प महुआ के पुष्प से क्या करती हैं? टोटन प्रथा करती है। क्या करती है? महुआ महुआ के पुष्प से क्या करती है? टोटम फरता और इन आपा बोल दिया टोटक्यो, ठीक है, एक ही चीज है। महुआ के पुष्प से टोटन फरता करती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
देख महुआ हो गया, महुआ की एक बार वापस से रिवीजन करो कि मधुका लेगोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राजस्थान की आदिवासी जनजाति महुआ के पुष्पों का प्रयोग किसमें करती है? देसी शराब बनाने में करती है, और स्थानीय भाषा में इसको मोकड़ी कहते हैं। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। राजस्थान में पुष्प जो महुआ के पुष्प होते हैं उसमें टोटन या टोटियो पड़ता है, उसको संपन्न किया जाता है उसके द्वारा, उसकी पूजा वूजा कुछ करते होंगे वो, तो उसके द्वारा वो महुआ के पुष्पों का प्रयोग उसमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी दोस्तों आगे हम और पढ़ेंगे। जो हमारी वनस्पति होगी 5वीं, वो होगी श्यावण घास। 6वीं होगी हमारी खेजड़ी भी एक वनस्पति मानी जाती है। इसके उपनाम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों खेजड़ली जो चिपको आंदोलन है वो खेजड़ली से संबंधित है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्यावण घास, खेजड़ली, और भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट है, जैसे रोहिड़ा 7वीं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कल हम जो वन्य जीव संरक्षण है उनके बारे में भी कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये थोड़े बड़े हैं और इतना बड़ा वीडियो मैं दे नहीं सकता। मैं 10 मिनट का वीडियो और दे सकता हूँ वैसे तो आपको। चलो दोस्तों मैं पढ़ाई देता हूँ। ठीक है, श्यावण घास। चलो दोस्तों दूसरा पेज ले लेते हैं हम। वनस्पति हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ये है श्यावण घास। कौन सी? हमारी 5वीं। हमारी कौन सी? 5वीं है हमारी श्यावण घास। ठीक है, श्यावण घास को जो वैज्ञानिक नाम है वह लूसीथूरुस शेडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लूसीथूरुस शेडिकुस उसका वैज्ञानिक नाम है। और श्यावण जो घास होती है ना दोस्तों, श्यावण घास पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जो सबसे लंबी भी होती है और सबसे प्रोटीन युक्त जो पशु होते हैं, पशुओं के लिए जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए सबसे प्रोटीन युक्त घास होती है। चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि श्यावण घास है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी और प्रोटीन युक्त घासें हैं वो जो पाई जाती है, और वो दुधारू पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक भोजन होता है। दुधारू पशुओं के लिए क्या होता है? सबसे पौष्टिक भोजन है वह होता है। ठीक है दोस्तों, हम ये एक बार और देख लो आप। ठीक है, श्यावण घास है। श्यावण घास को हम बोलते हैं लिसीथूरुस शेडिकुस। ठीक है, लिसीथूरुस शेडिकुस इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो श्यावण घास है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास होती है, जो प्रोटीन युक्त होती है और जो दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है। दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है? पौष्टिक होती है। और ये हमारी 6वीं हमारी वनस्पति आ गई खेजड़ी को हम बोलते हैं पेशे पिस। क्या बोलते हैं? प्रोसेपिस सेनरेसिया। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेपिस सेनरेसिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेपिस सेनरेसिया। ठीक है, इसका उपनाम क्या होते हैं? देखो दोस्तों, खेजड़ी के उपनाम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खेजड़ी के जो उपनाम है होते हैं, क्योंकि खेजड़ी को हम बहुत तरीके से पूजा पाठ में भी इसका उपयोग करते हैं। तो खेजड़ी है, खेजड़ी के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे इसका पौराणिक नाम है सिमी इसका पौराणिक नाम है। मतलब जितने भी पुराण मिलते हैं उस पुराणों में जिस खेजड़ी का वैज्ञानिक वो जो नाम मिलता है, पौराणिक नाम मिलता है, वो सिमी मिलता है। ठीक है, स्थानीय नाम हम जाति बोलते हैं। खिचड़ी को क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। और जो साहित्यिक नाम होता है, जितने भी साहित्य लिखे हुए हैं उसमें जो खिचड़ी का जो प्रयोग किया गया, खिचड़ी के नाम का जो प्रयोग किया गया, मतलब खिचड़ी के नाम के जो प्रयोग किया गया है वह क्या किया जाता है? सिमलो। क्या किया गया? सिमलो। सिमी और सिमलो, सिमलित है वो पौराणिक है और साहित्यिक है वो सिमलो है। सिमलो क्या है? साहित्यिक है। और तमिल में इसको खिचड़ी को कहते हैं वो पेमेव कहते हैं। पेमेव क्या कहते हैं? पेमेव कहते हैं। और कन्नड़ में इसको वन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्नी। खिचड़ी को जो कन्नड़ में कहा जाता है वन्नी कहा जाता है। और सिंध में इसको कहते हैं दोगड़ो क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत में जो सिंधी सभ्यता थी उसमें इसको क्या बोलते थे? दोगड़ो बोलते थे जाति को। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए क्या है? वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट।
ये हमारे लिए वेरी मोस्ट है, क्योंकि इनमें से हमारे उपनाम पूछ लिए जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों आप एक बार वाक्य से रिवीजन कर लो, ये हमारे लिए वेरी मोस्ट है, इसलिए आपको मैं वाक्य से रिवीजन करवा रहा हूँ। खेजड़ी है, खेजड़ी को क्या बोलते हैं? प्रोसेपिस सेनेरेसिया, प्रोसेपिस सेनेरेसिया कहते हैं, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नोट किया है ताकि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि मैं आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता इसलिए। तो खेजड़ी, खेजड़ी का होता है प्रोसेपिस सेनेरिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम होता है, पौराणिक नाम होता है इसका सिमी नाम है, स्थानीय नाम जाटी बोलते हैं हम, और साहित्यिक नाम होता है वो होता है सिमलो, और तमिली नाम होता है वो पेमेव होता है, तमिली नाम होता है पेमेव। कन्नड़ नाम होता है इसका वन्नी, और सिंधी है, सिंध में इसको बोलते हैं धोकड़ा। क्या बोलते हैं? धोकड़ो, ये धोकड़ो, धोकड़ो इसको छोकड़ा, छोकड़ो, छोकड़ो, छोकड़ो या धोकड़ो। ठीक है दोस्तों, इसका दो नाम होते हैं, एक तो इसको धोकड़ा भी बोलते हैं, एक छोकड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोकड़ो, छोकड़ो भी बोला जाता है। ठीक है, धोकड़ो और छोकड़ो दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी विशेषता हम विशेषता का देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं विशेषता। जो खेजड़ी होती है इसकी विशेषताएं, पश्चिमी मरुस्थल में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु इसका जो प्रयोग है वह किया जाता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जितना भी पश्चिमी मरुस्थल है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इनमें सब में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खेजड़ी का प्रयोग होता है। खेजड़ी का प्रयोग किया जाता है मरुस्थली के लिए। इसको एक ऑपरेशन भी चला गया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। और जो खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो दशहरा और जन्माष्टमी पर की जाती है। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि दशहरा में खेजड़ पूजा दशहरा, और जो जन्माष्टमी होती है 8 है कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी होती है, उसके दिन भी हम जन्माष्टमी के पूर्व पर की जाती है। जो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है उस पर भी हम खेजड़ी को पूजते हैं। भारत के पहले पर्यावरण संरक्षण, भारत का जो पहला पर्यावरण संरक्षण था आंदोलन, चिपको आंदोलन के आदर्श है वह खेजड़ी वृक्ष था। जो भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जितने भी जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, और उसका जो आदर्श बना था वह खेजड़ी वृक्ष को बनाया गया था। उसका आदर्श किसको बना था? खेजड़ी वृक्ष को बना था। खेजड़ी वृक्ष को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, खेजड़ी जो वृक्ष है उसको 31 अक्टूबर 1983 को जो खेजड़ी वृक्ष है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव या कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? कौन से वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। और जो कल्प वृक्ष है वह भी राजस्थान का खेजड़ी ही है। खेजड़ी ही क्या है? कल्प वृक्ष है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी ही है। चलो दोस्तों, मैं आपको एक रोइडा है और एक और है, वो आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। चलो दोस्तों, ये तो हो गया, बाकी खेजड़ी को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आपको दो बार आप देखिए इसकी जो उपनाम वगैरह हैं, इसकी विशेषता हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई भी हो, BSTC हो, RS हो, SI हो, कांस्टेबल हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, इसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। दोस्तों हमारी जो 7वीं वनस्पति है वो लास्ट वनस्पति है, वो है रोइडा। क्या है? रोहिड़ा। वह क्या है? रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है टेकुमेला, टेकुमेला एंडुलेटा, टेकुमेला एंडुलेटा। देखो, रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो टेकुमेला एंडुलेटा होता है। एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्या? इसे बोलते हैं रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान है वो रोइडा को बोला जाता है। दोस्तों हमारे लिए रेगिस्तान का सागवान यही होता है। ठीक है, हम भी राजस्थान से हैं,
क्योंकि हम रोइडा के बेड वगैरह फर्नीचर वगैरह हम बनवाते हैं तो इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। इसे मोरू टीका व मोरू शोभा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोरू टीका और क्या कहते हैं, एक मारू शोभा। मारू शोभा मतलब मारू टीका और मारू शोभा कैसे? देखो, मरु शोभा और मरु टीका, मारू टीका, मरु टीका और मारू शोभा। मारू की यानी मरुस्थल की जो शोभा होती है वह रोइडा होता है, क्योंकि रोइडा के जो पुष्प होते हैं ना, लाल लाल पुष्प होते हैं, वह रेगिस्तान में सबसे अलग ही दिखते हैं, तो इसको मरु शोभा के नाम से भी जाना जाता है। और रोइडा जो वृक्ष है वह सर्वाधिक होता है, वो जो हानिकारक होता है वह किसके लिए? हमारी कृषि जो खेती होती है उसमें जो एक रोइडा होता है, रोइडा की जड़ों के नीचे क्या है कि रेगिस्तानी चूहा पाया जाता है, रेगिस्तानी चूहा पाया जाता है। इसीलिए वह क्या होता है, कृषि के लिए जो रोइडा होता है वो चूहों के कारण वह कृषि को क्या बना, हानिकारक होता है। कृषि के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या? जो रोइडा का जो वृक्ष होता है उसके नीचे पाए जाने वाले रेगिस्तानी चूहे जो रेगिस्तान में जो चूहे पाए जाते हैं वह कृषि को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कृषि के लिए हानिकारक। किसके लिए? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेगिस्तानी जो चूहा होता है वह पाया जाता है इसकी जड़ों के नीचे। इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी जो चूहा होता है वह पाया जाता है, और इसके लिए यह सब कृषि के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमारे जो वनस्पति और जो घास है, क्या घास प्लस वनस्पति है वो कंप्लीट हो गए, वनस्पति कंप्लीट हो गए। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आगे हम जो पढ़ेंगे वो वन्य जीव संरक्षण वगैरह, आप जो भी टॉपिक बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। और परिवहन, खनिज, उद्योग, कुछ भी आप पढ़ना चाहो बोल देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।